सन 1973 दुनिया एक नए चौराहे पर खड़ी थी। एक तरफ फौजी मैदान, मिसाइल, टैंक और खंडकें थीं और दूसरी तरफ एक किस्म की जंग जन्म ले रही थी। एक ऐसी जंग जिसमें हथौड़ा या तलवार नहीं थी, मगर उसके वार इतने ही गहरे और तवील अल मुद्दत थे। ये वो जंग थी जिसका नाम बाद में तेल का बुरान पड़ा, मगर असल में ये जंग सिर्फ तेल के हवाले से नहीं थी। ये जंग थी इंसान की बका, बच्चों की भूख, एक बाप की बेबसी और एक माँ के आंसुओं की। जब यौम कपूर के दिन मिस्र और शाम ने इसराइल पर हमला किया तो दुनिया के नक्शे पर नई सुर्ख लकीरें खींची गई। तय पाया हुआ था कि फौजी महाज पर जो जीतेगा वही अपनी सरजमीन वापस ले सकेगा। मगर जंग के महरकात में एक और ताकत भी शामिल हो गई। तेल अरब ममालिक ने महसूस किया वो अपनी ताकत को जंग के मैदान से माशी मैदान तक बढ़ा सकते हैं। तेल इन्होंने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उसके असरात पूरी दुनिया पर बरसे। जब तेल की सप्लाई मुंतका हो गई तो कीमतें आसमान को छूने लगी। एक बैरल का तेल जो पहले $3 में मिलता था अचानक $12 से भी ऊपर चला गया। मगर इस आदात शुमार के पीछे जो मंजर था वो किसी जद्दोल में सिमटा नहीं था। हर कीमत का एक चेहरा होता है। एक खेत का मजदूर जिसके पास अब ट्रैक्टर चलाने के पैसे नहीं रहे, एक छोटे दुकान का मालिक जिसके गाहक कम हो गए और एक खानदान जिसका रोज़ाना का निज़ाम धर्म से टूट गया। इस बुरान की असल गिरफ्त घरों पर पड़ी। शहरों में पेट्रोल के स्टेशनों पर लंबी कतारें लग गई, मगर गांव की सड़कों पर खामोशी छा गई। बसों की आमदरफ्त कम हो गई, मजदूर काम पर देर से पहुंचने लगे और कई जगह काम ही बंद हो गया। एक आम सा दिन अब किसी महंगी चीज़ की तरह महसूस होने लगा। खाने की रोटी, बच्चों का दूध, स्कूल के अखराजात, ये सब चीज़ें अब सोचने वाली बन गई। ज़रा एक मंजर का तस्वर कीजिए। एक छोटा सा बैठक, मट्टी की दीवारें, एक माँ बच्चे को धक से बिठाने बैठी है। बच्चे की आंखों में भूख है, मगर वो हंसता भी है क्योंकि बच्चे की हंसी ही उसके वालिदैन के लिए उम्मीद है। बाप मैदान में या शहर में मजदूरी की तलाश में निकला है, मगर वो जानता है कि आज अगर काम मिल भी गया तो उसे फ्यूल के महंगे दामों के बास घाई कम मिलेंगे। माँ जान ये सोच कर रोती है कि उसके बच्चे ने आखिरी रोटी आज सुबह ही खाई थी और शाम तक कुछ यकीनी नहीं है। यही हालात हज़ारों घर में दोहराए जा रहे थे। ये फौजी शादी नहीं, ये एक खामोश जंग थी जिसमें लड़ने वाले हर किसी के अपने दिल और घर थे। ये वो दुनिया थी जिसमें ना कोई फौजी पूरी तरह फतहमंद हो सकता और ना कोई माशी मजबूती बरकरार रही। तेल की कीमतों में इजाफा ने रोज़मर्रा की चीज़ें की कीमतें भी बढ़ा दी। खाने पीने की चीज़ें, सफ़र, बिजली और ज़िंदगी के वो मामूली आसाइश जो पहले नज़रअंदाज कर दिए जाते थे, महंगाई ने हर तबके को अपनी लपेट में लिया। बड़े बिजनेसमैन के सौदे मुतासिर हुए, छोटे ताजिर बैंकों के कर्ज के बोझ तले दब गए और मजदूर तबका रोज़गार से महरूम हो गया। और सबसे दर्दनाक मंजर बच्चों का था। स्कूल जाने वाले वो बच्चे जो सुबह नाश्ता किए बगैर स्कूल जाते, जिनके जूते पर पैंट के पीछे छुपे हुए होते। वही बच्चे घर पहुंचकर माँ का हाथ पकड़ते और पूछते, अम्मा आज क्यों देखा नहीं खा सकता। माँ आंसुओं में छुपाए कहती है, थोड़ा इंतज़ार करो। मगर इंतज़ार भी एक हद के बाद ख़त्म हो जाता है। बच्चों की आंखों में भूख वो तस्वीर है जो किसी जंग के महाज की तस्वीर से कम दिल दिला देने वाली नहीं। फौजी हथियार मार देते हैं, मगर भूख इंसान के अंदर के नन्हे नन्हे ख्वाब मार देती है। खेलने की ख्वाहिश, तालीम हासिल करने का जज्बा और एक महफूज कल की आस। कई खानदानों की कहानियों में वो लम्हे शामिल हैं जब बाप ने बच्चे को तसल्ली दी मगर अपने अंदर करवाहट देख रही थी। वो लम्हात जब माँ खाने की प्लेट में छोटा सा हिस्सा निकाल कर बच्चों के सामने रखती और खुद पेट पर हाथ रख कर कहती, खाओ खाओ बस अल्लाह ही
مدد کرے گا۔ یہ اقتصابات کسی تحریکی کتاب میں کم اور گھر کی روزمرہ حقیقت میں کہیں زیادہ بار بار سامنے آئے۔ یہی حقیقی تھی جنہوں نے تیل کی قیمتوں کے سیاسی اور اقتصادی فیصلوں کو ایک انسانی شکل دی۔ اس بحران نے دنیا کی پالیسی بدل دی۔ مغربی ممالک نے اپنے توانائی کے منصوبوں پر نظر ثانی کی، متبادل توانائی کے منصوبے شروع کیے، ایندھن کی بحث کی تکنیکیں اپنائی گئی اور گاڑیوں کے ایندھن کھپت پر تحقیق بڑھ گئی، مگر یہ سب تبدیلیاں وقت طلب تھی۔ عین درمیان وہ لوگ تھے جو ہر روز کھانے کی فکر میں مبتلا تھے۔ ان کے لیے متبادل توانائی یا ٹیکنالوجی ایک مستقبل تھی، مگر آج کی بھوک آج ہی مٹنی تھی۔ تیل کے بحران نے عرب ممالک کو اقتصادی قوت دی، مگر اس قوت کے ساتھ اجتماعی ذمہ داری بھی آئی۔ تیل نے شہریوں کی عمارتیں، سڑکیں اور بڑے بڑے منصب تعمیر کیے، مگر اس دولت نے ایک نئی جیو پولیٹیکل حقیقت بھی قائم کی۔ تیل کے بغیر کوئی ملک اس دور میں خود کفیل نہیں بن پایا، اور جنہوں نے طاقت زیادہ ہوئی وہاں سیاسی فیصلے بھی سخت ہو گئے۔ دنیا نے یہ سیکھا کہ طاقت صرف فوجی محاذ پر نہیں، معیشت کے بہاؤ پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ یوم کپور کی جنگ کے بعد امن کی راہیں ڈھونڈنے کی کوششیں بھی تیز ہوئی۔ 1978 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا، جس سے سینائی مصر کو واپس ملا اور مشرقی وسطیٰ میں امن کے لیے ایک مثال قائم ہوئی، مگر شام کے معاملے میں الجھنیں برقرار رہیں اور گولان ہائٹس کا مسئلہ آج بھی حل طلب رہا۔ سیاسی سطح پر یہ جنگ بہت سی نئی شروعات اور معاہدوں کا سبب بنی، مگر گھروں میں جو خالی پلیٹیں نظر آئی وہ اتنی جلدی بھر نہیں سکی۔ آج بھی جب ہم 1973 کے عصیر تجربے کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں وہ چہرے یاد آتے ہیں جو کسی چارٹ یا اعداد و شمار میں نہیں آتے۔ وہ ماں جو اپنے بچے کو ہلا کر کپڑا دیتی تاکہ وہ کپڑے پر فخر محسوس کرے، وہ باپ جو رات بھر سو نہیں پاتا کیونکہ کل کام ملنے کی امید کم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ بچے جو کھیل کی جگہ بازاروں کی کھڑکیوں پر کھڑے ہو کر اپنے والد کے واپس آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جو اس بحران کی اصل کہانی ہے۔ آخری طور پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ توانائی، سیاست اور معیشت کی دنیا میں فیصلے جب کیے جاتے ہیں تو ان کے اثرات ہر ایک انسان تک پہنچتے ہیں۔ تیل کا بحران ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عالمی سطح کے فیصلوں کا اثر ذاتی اور گھریلو سطح پر بھی کتنا گہرا ہوتا ہے، اور جب بھی ہم تاریخ کی اس شبیہ کو دیکھیں تو صرف نقشہ یا چارٹ نہ دیکھیں، ان چہروں کو بھی یاد رکھیں جو ان تبدیلیوں کا اصلی بوجھ اٹھاتے ہیں۔